सामाजिक टकराव पैदा करना है और हिंदू धर्म को डिमीन करना है। तो कांग्रेस पार्टी से हम बहुत साफ सीधा सवाल आज ये पूछना चाहते हैं कि वो इन मामलों पर जब आपके मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति इस प्रकार के बयान दें और आपके सांसद इस ढंग की हरकतें करें, तो इससे साफ हो जाता है कि ये आपका एक वेल थॉट ऑफ एक्शन प्लान है। और हमें देश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो अपने विवेकशील दृष्टि से इन पर सारी चीजों पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस से जरूर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये आप किस योजना के तहत कर रहे हैं। आज देश इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। Again, I am quoting the book, The Inside Story of Sardar Patel, The Diary of Maniben Patel, और जिसमें 1936 से लेकर 1950 तक के उनके तमाम करेस्पॉन्डेंस के बारे में लिखा हुआ है। उसमें पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है, नेहरू ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ बाबरी मस्जिद, बट सरदार मेड इट क्लियर दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट स्पेंड एनी मनी फॉर बिल्डिंग ए मॉस्क. He told Nehru that the question of reconstruction of Somnath temple was quite different, as the trust has been created for the purpose and about 30 lakhs rupees has been collected. Patel told Nehru that it was a trust of which Jam Sahib was the chairman and Munshi was just a member, and no government money was going to be used for the purpose. This silenced Nehru. 20th September 1950. अर्थात बहुत स्पष्ट है, मैं हिंदी में इसका सार संक्षेप कर देता हूं कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसकी अध्यक्षता जाम साहब ऑफ नवनगर, जो उस समय राज प्रमुख थे, उन्होंने किया है और मुंशी जी उसमें एक सदस्य हैं। सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ है। 30 लाख रुपए प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा करे गए हैं। 20 सितंबर 1950, इसके बाद नेहरू जी शांत हो गए। मगर कांग्रेस के लोगों के मन में जो खुजली होती है, उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि साहब, नेहरू जी के मन में सिर्फ इतना ही नहीं था। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने जाम साहब को लेटर लिखा 24 अप्रैल 1951। यह सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 में है, कोई जाके चेक कर ले। वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभानी करिए, आपको वो अटेंड भी नहीं करना चाहिए। गजब है साहब, सोमनाथ मंदिर का तो कार्यक्रम भी अटेंड नहीं करना चाहिए जाम साहब को, जो कि राजा थे। मगर बाबरी मस्जिद बनवानी चाहिए। और फिर इतना ही नहीं है, मैं नेहरू जी का एक कोट करता हूं जो उन्होंने दिल्ली में 1959 में नेशनल गैलरी में ये स्पीचेस एट द इनॉग्रेशन ऑफ सेमिनार एंड एग्जीबिशन एंड आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय ललित कला अकादमी एंड ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, न्यू दिल्ली, 17 मार्च 1959। 17 मार्च 1959 को नेहरू क्या बोलते हैं एक कार्यक्रम में, सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया however repel me in spite of beauty. I just can't stand. Why? I do not know. Cannot explain that. But they are oppressive. They suppress my spirit. They do not allow me to rise
and keep me down in the dark corridors. I like the sun and air. In contrast, he found Taj Mahal as astoundingly beautiful. 17 मार्च 1959 को जवाहरलाल नेहरू क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं दक्षिण भारत के मंदिर कितने भी उससे हो, मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे डिप्रेशन क्यों लगता है उन कॉरिडोर्स में मूव करते समय। तो इसका अर्थ हुआ कि वहां से लेके और आज तक राम मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना। वो एक पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, वो रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। तो इसलिए मैं यह स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेताओं को मैंने कोर्ट के साथ बता दिया है। तो अब कांग्रेस वालों को सोच समझकर अपने नेताओं को पढ़कर बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि यह भारत वो था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, उनको जाने से रोकने का प्रयास किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी राजस्थान के गवर्नर थे, उनको भी रोकने का प्रयास किया था। श्री राम लला विराजमान जब प्रकट हुए 1949 22-23 दिसंबर की रात को, तो जो गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा है कि आप सख्ती नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, पर कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं, यहां डीएनए का अर्थ राजनीतिक डीएनए से, कि आपके मन में जिस प्रकार की तिरस्कार की भावना थी वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो पुराना गीत था ना, कई साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है कल भी रहेगा। मगर कांग्रेस के लिए होना चाहिए, कई साल पहले मुझे हिंदुओं से नफरत का ज्वार था, जिया बेकरार था, कट्टरपंथी वोटों के लिए बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत के शीर्ष स्तर पर पहुंचना, एक सामान्य चाय बेचने के परिवार से लेकर यह भारतीय लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा समाज के पिछली सीढ़ी पर खड़े लोगों को आगे बढ़ने के जो अवसर दिए गए हैं, मुझे लगता है इससे सुंदर प्रमाण नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति यदि क्षमता से अपनी ऊपर जाता है तो जनता उसको कितना अपना समर्थन